पाकिस्तान की सियासी तारीख का तहलका खेज दिन। चीनी बहरान से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की सनसनीखेज इंकशाफात से भरपूर फॉरेंसिक रिपोर्ट आम कर दी गई। जहांगीर तरीन, मोनिस इलाही, शरीफ खानदान, ओमनी ग्रुप समेत बड़े बड़े नाम सामने आ गए। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम ने अपना वादा पूरा कर दिया। चीनी बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना ने मुलव्वस अफराद से रिकवरी की रकम किसानों में तकसीम करने की सिफारिश कर दी। गन्ने और चीनी की कीमत कैसे बढ़ाई जाती रही, किसानों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, ये भी बता दिया है। तो आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का तहलका खेज दिन। चीनी बहरान से मुताल्लिक इंक्वायरी कमीशन की सनसनीखेज इंकशाफात से भरपूर फॉरेंसिक रिपोर्ट आम कर दी गई। इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े लिख दिया गया, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, इदारों को पूरी तरीके से यरगमाल बना लिया गया है। अब उसकी रिफॉर्म्स के लिए बहुत हंगामी बुनियाद पे काम होगा और ईद के फ़ौरन बाद ये पूरी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर के सामने जाएंगी कि किस इदारे ने किस तरह से अपने सिमत को दुरुस्त करना है। ये रिपोर्ट आज वाजिद रियाज साहब ने सबमिट की। इस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म साहब ने और वफाकी काबीना ने पब्लिक करने का ऐलान किया है। इसमें बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं, शुगर केन की प्रोक्योरमेंट से लेके फिर शुगर मैन्युफैक्चरिंग और शुगर सेल और फिर शुगर एक्सपोर्ट, तमाम चीज़ों का इसके अंदर अहाता किया गया। सब्सिडी की मद में अगर आप देखें तो टोटल 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है पिछले 5 सालों में, 29 बिलियन। जब शुगर कमीशन ने यह अंदाज़ा लगाया कि क्या ये देखा जाए कि शुगर इंडस्ट्री एज होल 88 शुगर मिले हैं पाकिस्तान में, शायद 88 मिले एज होल, इनकम टैक्स कितना देती हैं, वो निकला 29 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं, 22 अरब का इनकम टैक्स है, उसमें से 12 अरब का रिफंड है, तो टोटल टैक्स 10 अरब देते हैं। ये वो वाला कारोबार है जो अल्लाह के फजल से आपके और मेरे टैक्स के दिए हुए पैसों से चल रहा है और इतना उनहार कारोबार है कि इसमें 1 रुपये का मुनाफा इक्वेट्स टू 5.2 अरब रुपये। अब जो अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट की चीनी को देखा गया तो उस एक्सपोर्ट की चीनी में काफ़ी मसाइल सामने नजर। जो अफगानिस्तान आपकी चीनी जा रही है ये अभी भी GDs के ऊपर जा रही है, बिल्टी होती है, उसके साथ एक ट्रक का नंबर लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, बंदा कौन लेके जा रहा है सारा। जब उन ट्रकों को चेक किया गया और उन ट्रकों के डॉक्यूमेंट्स एक्साइज डिपार्टमेंट से लिए गए तो उन ट्रकों का अपने कागजात के मुताबिक वेट वो कैरी कर सकते हैं वो 15 से 20 टन है, जो एक्सल वेट है उनका। लेकिन उसके साथ जो रसीद लगी हुई है कि कितनी चीनी उन ट्रकों पे अफगानिस्तान गई है तो एक एक ट्रक के ऊपर 70 टन 80 टन चीनी गई है। अभी भी TTs के तहत पैसे आ रहे हैं। जो कमीशन ने देखा है कोई TT चीनी अफगानिस्तान जा रही है और TT अमेरिका से आ रही है, दुबई से आ रही है, किसी और मुल्क से आ रही है। एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान जो है वो इंतहाई डाउटफुल है। उसके ऊपर भी कमीशन की ये है कि इसको थॉरोली प्रोब होना चाहिए बिकॉज ये तो क्रिमिनल एक्ट है जो आप दिखा रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कार्टेलाइजेशन का। चीनी कमीशन ने ये भी मुतय्यन किया है कि इस वक्त मुल्क के अंदर चीनी जो है एक कार्टेल के तौर पे, जो चीनी मिल्स हैं वो एक कार्टेल के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं और जो इदारा इसको देखने के लिए जिसकी ड्यूटी है, जो रेगुलेटर है कार्टेलाइजेशन रोकने के लिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका फेलियर है, वो इसको ना रोक पा रहा है बल्कि बहुत हद तक तो वो क्लूसिव भी लग रहा है। कार्टेलाइजेशन की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स इसके अंदर कोट की गई हैं। ब्लैकमेल किया जाता है, यकदम हड़ताल, एक साथ सारे हड़ताल कर लेते हैं, हुकूमत ने चीनी खरीदनी है, कमीशन बनाया है, यूटिलिटी स्टोर को चीनी नहीं देनी, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं इसके अंदर लिस्ट कर दिए गए हैं। अभी अहम खबर, विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास की अंदरूनी कहानी। वजीर आजम की सरबराह शुगर इंक्वायरी कमीशन वाजिद जिया को शाबाश, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की, कोई अबहम नहीं छोड़ा। वजीर आजम इमरान खान का ऐसा कहना था। वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ जंग में मुत्तहिद रहने पर काबीना अरकान की भी तारीफ की। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, इस खुसूसी इजलास में मजीद क्या होता रहा? आज वजीर आजम ने शुगर इंक्वायरी कमीशन जिसकी सरबराही वाजिद जिया कर रहे थे उनको जब उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की और शहजाद अकबर साहब ने जब इसके ऊपर ब्रीफिंग शुरू की तो वजीर आजम ने वाजिद जिया को उस पर शाबाशी दी और कहा कि करप्शन के खिलाफ जो आपने रिपोर्ट तैयार की है वो बहुत अच्छी है, इसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं छोड़ा।
करप्शन के खिलाफ जंग में मुतहदिद रहने पर काबीना अराकीन की भी तारीफ की है। वजीर आजम ने साथ साथ ये भी कहा है कि मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे माफिया के खिलाफ 2 तिहाई जद्दोजहद कर रहा हूँ, इन माफिया के सामने किसी सूरत नहीं झुकूंगा। एक बार फिर आज उन्होंने बड़े एग्रेसिव मूड के अंदर थे और उन्होंने कहा कि हुकूमत में आकर मुझे पता चला कि मुल्क में कितने बड़े माफिया सरगर्म है, कोई चाहे कितना भी मेरे करीब हो, किसी को माफी नहीं मिलेगी, कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जानता हूं ये माफिया बहुत मजबूत है, इस माफिया ने मुल्क को बुरी तरीके से लूटा है। दीगर बड़े माफियाज को भी बेनकाब करने का अज़म जाहिर किया है कि चीनी रिपोर्ट के बाद और भी बहुत सी जो रिपोर्ट्स इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनको भी मंजर आम पर लाया जाएगा। खुशी है पूरी काबीना करप्शन के खिलाफ जो इस वक्त मैं जंग लड़ रहा हूँ उसमें मेरे साथ है, मैं वही काम कर रहा हूँ जो अवाम के लिए बेहतर है। तो ये वजीर आज़म इमरान खान का काबीना से खिताब था जिसमें आज उन्होंने वाजिद याक को शाबाशी दी और पूरी काबीना का शुक्रिया अदा किया। ठीक, अब्बास आपका बेहद शुक्रिया। जहांगीर तरीन की JDW, मोनस इलाही की अलायंस शुगर मिल, हमजा शहबाज और ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स भी बेकायदगियों में मुलव्विस निकली। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 बड़े ग्रुप्स मुल्क की 51% चीनी पैदा करते हैं। JDW का मार्केट शेयर 20% है। तमाम बड़े ग्रुप्स दोहरे खाते चलाते हैं, गन्ने की कीमतें खरीद ज्यादा जाहिर करते हैं, पैदावार और फरोख्त कम जाहिर करके टैक्स बचाते हैं। अलायंस शुगर मिल ने किसानों को 97 करोड़ रुपए कम अदा किए। JDW अंडर इनवॉइसिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड में भी मुलव्विस निकली। क्रशिंग की गुंजाइश भी 9 मिल्स जितनी थी। शरीफ फैमिली की अल अजीजिया अल अरेबिया शुगर मिल भी डबल अकाउंट पाए गए। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। कुछ मिलों का फोरेंसिक ऑडिट किया गया। जब फोरेंसिक ऑडिट किया गया तो 6 बड़े मेजर ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की चीनी का 51% जो प्रोडक्शन ऑफ शुगर है उसको कंट्रोल करते हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी मिलों को लेके सैंपल के तौर पे किया गया। 6 मिल ग्रुप्स हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा जो शेयर है वो JDW का है, 20% का ऑलमोस्ट शेयर है शुगर प्रोडक्शन के अंदर। RYK का 12% के करीब है। अल मोइस ग्रुप का 6.8% के करीब है। तांडलिया वाला ग्रुप है उसका 5% है। शरीफ ग्रुप का 4.5% है और ओमनी का 1.6% है। फोरेंसिक ऑडिट में जो मिल्स शॉर्टलिस्ट की गई उनमें सबसे पहली मिल थी अलायंस जो RYK ग्रुप की एक मिल है। इसकी जो ओनरशिप है वो इसमें मोनस इलाही के 34% शेयर हैं थ्रू डिफरेंट कंपनीज। उमर शहरियार हैं उनके 20% शेयर हैं। फार्मर्स की मद में 2014 से लेके 2018 तक 11% से लेके 14% की कटौती जो की जाती है, सिस्टमैटिक कटौती जिसका फार्मर को नुकसान होता है, वो ट्रांसलेट होती है 970 मिलियन रुपयों में। अंडर रिपोर्टेड शुगर सेल भी 2014 से लेके 2019 यानी कि डबल बुक्स मेंटेन करती हैं तमाम मिलें, अलायंस भी करती है और उस डबल बुक्स के तहत अंडर रिपोर्टेड इसकी चीनी है। बेनामी सेल और ऑफ द बुक सेल है उसके शवाहिद भी इस मिल के खिलाफ मिले हैं। JDW ग्रुप की जो ओनरशिप है उसमें जहांगीर खान तरीन की 21% शेयर होल्डिंग है, अली खान तरीन की 13% है, अहमद महमूद साहब की 26% है। इसके अंदर भी डबल बुकिंग जिस तरह बाकी के अंदर है अंडर रिपोर्टेड वो सारे डिटेक्ट हुए हैं। ओवर इनवाइस कैश परचेज है केन की थ्रू कमीशन एजेंट्स। JDW ने अपनी जो क्रशिंग कैपेसिटी है 64,500 TCD बढ़ाई है। नॉर्मल साइज की जो छोटी मिल है वो 7-8 हज़ार की है, तो तकरीबन 8 से 9 मिलें की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा JDW की जो अंडर इनवाइस्ड बगास और मोलासिस की सेल है टू देमसेल्व्स वो है जिसकी वजह से वो कॉस्ट इन्फ्लेशन होती है, वो तकरीबन 25% की अंडर इनवाइसिंग नजर आई है। इसी तरह से मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं जो इसके अंदर रिपोर्ट हुए हैं वो कॉर्पोरेट फ्रॉड की मद में हैं। इसके अलावा जो फॉरवर्ड सेल बेनामी और सट्टा के अंदर जिस तरह बाकी शुगर मिल का किरदार है उस तरह से JDW का भी पॉइंट आउट किया गया है शुगर कमीशन की तरफ से। अगली शुगर मिल मेरे फेवरेट सलमान शहबाज शरीफ साहब की है। अल अरेबिया की भी फोरेंसिक ऑडिट किया गया है। इसकी ओनरशिप है वो सलमान शहबाज 25%, हमजा शहबाज 25% और रमज़ान शुगर मिल जिसके अंदर शहबाज शरीफ सारी फैमिली की शेयर होल्डिंग है 47%। तो ये 100% शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी है। डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग भी रिपोर्ट की गई है, रिकॉर्ड की गई है, उसका एविडेंस लिया गया है। 2
2017-18 में 45% केन जो है वो ऑफ द बुक प्रोक्योर किया है, जो कि ट्रांसलेट होता है 1.3 अरब रुपए में। 2019-20 में चूँकि किरदार अपना वो इख्तार जा चुका था, तो इख्तार जाने के बाद उन्होंने कहा चोरी थोड़ी कम कर दें, तो 787 मिलियन 78 करोड़ रुपए का कम शो किया है शुगर केन। प्रोडक्शन की मद में भी तकरीबन 93 करोड़ रुपया 19-20 में और 1.7 अरब रुपया 2017-18 में कंसील किया है। किसानों की मद में 40 करोड़ रुपया 17-18 में इन्होंने कम कीमत, जो कच्ची पर्ची का रिवाज है वो अल अरेबिया में खासकर मिला है कि तकरीबन कच्ची पर्ची का वहाँ पर रिवाज है। इसके बाद अगली मिल है अल-मुइज़ 1 और 2, इसकी जो ओनरशिप है शमीम खान और नुमान खान 96%, इनकी 6 मिलें हैं। यहाँ पे भी डबल बुकिंग और अंडर इनवॉइसिंग है। फार्मर्स को जो कम पे किया गया 140 के हिसाब से 18-19 में तकरीबन 610 मिलियन का इसके अंदर सारा दिया गया किसानों को। फॉरवर्ड सेल, बेनामी सेल, होर्डिंग और सट्टा, उसके भी शवाहिद मिले हैं। मिल का डायरेक्टली नेक्सस है। अगली मिल है हमजा मिल्स की ओनरशिप है मियां मोहम्मद तैयब फैमिली है, तैयब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। उनके भी अंडरपेड है फार्मर्स को तकरीबन 820 मिलियन 17-18 में। बेनामी सेल्स हैं, ऑफ द बुक सेल्स हैं। 1 अरब रुपए की चीनी 17-18 रुपए में ऑफ द बुक प्रोड्यूस की गई और बेची गई। इसी अहम मामले पर तज्ज़िया हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे चीनी बहरान के हवाले से जो बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, अब इन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ आप क्या समझते हैं कि फैसला कुन कार्रवाई इस बार हो पाएगी? देखिए, ये फैसला कुन कार्रवाई तो अब करना पड़ेगी, क्योंकि जितने दावे बड़े हैं उतनी जिम्मेदारी ज्यादा है। और देखें, इसमें मुतासरा अफरीक जो नजर आते हैं वो एक तो काश्तकार हैं, उसके जिनको वो अंडरपेड हैं और उनके साथ वहाँ पे ज्यादती होती है। उसके बाद अवाम है जिनको फेक फिगर्स के जरिए प्रोडक्शन बढ़ा के महंगी चीनी दी जाती है। और सबसे ज्यादा मुतासरा अफरीक जो है वो हुकूमत है, जिसका एक तो एक जानिब टैक्स चोरी हो रहा है, दूसरा गलत बयानी करके उनसे सब्सिडी दी जाती है और ये एक फेवर है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो जुराइम की मद में आती हैं। अब देखना ये होगा कि अभी तो इंक्वायरी का मामला था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एक अगला मरहला है, फिर प्रोसिक्यूशन है। ये 3 मामला ऐसे हैं जो हुकूमत में इंक्वायरी हो चुकी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमती इदारों ने करनी है। अब देखना है कि वो इसको कैसे आगे निभाते हैं। उसके बाद फिर अगला काम अदलिया क्या है कि वो उसके मुताबिक उनको सजा देती है, क्या करती है, क्योंकि डिफेंस का मौका तो बारम सबको जो है वो मिलेगा। और इसमें देखें, बहुत सी ऐसी चीजें पहली मरतबा लोगों के सामने आई हैं। और वो एक ये है कि जो बेनामी सेल्स है, इसके जरिए किस तरह से जो है वो टैक्स गायब किया जाता है। और फिर बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक ऐसा शख्स जो कि जिसको उल्टा पे करना चाहिए था परचेजर के तौर पे, वो उसको 6 अरब रुपए की मोनिसलाई साहब के मिल से जो है वो अदायगी होती है, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी इब्तदाई चीज तो सामने आ गई है। बिल्कुल अहम नुकते हैं जो कि इस रिपोर्ट के बाद यकीन तौर पर सामने आए और बहुत से सवालात भी अब उठेंगे। तो अदनान साहब, आप क्या समझते हैं? शुगर मिल्स मालिकान हैं, कटौती के मामलात हैं, मिडल मैन है, बेनामी सेल्स, ये सब चीज़ें आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। क्या समझते हैं जिस फैसला कुन कार्रवाई की बात कर रहे हैं इस वक्त खालिद अजीम साहब भी, वो हो पाएगी? और खुसूसी तौर पर वो किरदार जो कि हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अखलाकी तौर पे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सब्सिडी दी ये तो साबित हो गया कि वो गलत दी, उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। और उन्होंने सही कीमत असेस किए बगैर ही सब्सिडी दे दी। जबकि कहा जा रहा है कि पंजाब के वजीर खजाना जो हैं हाशिम जमा बख्श, जो कि खुसरो बख्तियार के भाई हैं, उन्होंने मुखालफत की थी सब्सिडी देने की। तो क्यों वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और मुस्तफ़ी हो जाएं? अगर हुकूमत में शामिल लोग मुस्तफ़ी नहीं होते जिम्मेदारी कबूल करते हुए, तो क्या अखलाकी जवाब रह जाएगा कि हुकूमत जो है शुगर मिल मालकान के खिलाफ जो है केसेस दर्ज कराए या अपोजिशन के खिलाफ जो है वो केसेस बनाए? तो अगर हुकूमत चाहती है कि उसकी अखलाकी बुनियाद मजबूत हो, तो पहले अपने लोगों को कहे कि वो मुस्तफ़ी हो, फिर एक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। माजी में तो हमने यही देखा है कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा केस आता है, ये जो मुल्जिम होते हैं बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, करोड़ों रुपए उनको फीस दे लेते हैं, वो ऐसे कानूनी नुकात निकाल लेते हैं, हमारा कानूनी निज़ाम ऐसा है कि वो छूट जाते हैं। अब अगर इस दफा कोई पकड़ा गया और उसको सजा हुई तो ये मौजज़े से कम नहीं होगा। ये लोग अरबपति खरबपति हैं। ये साबित हो गया है कि इन्होंने खरबों रुपए का चूना अवाम को भी लगाया, कौमी खजाने को भी लगाया।
सब्सिडीज भी ली, टैक्स चोरी भी किया, और जो भी बेकायदगी बेज़ाब्तगी हो सकती थी। बिल्कुल अदनान साहब, जो कीमत थी चीनी की वो भी बहुत ज़्यादा मार्केट में उसको फैलाया गया। तो अदनान खालिद अजीम साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह के बात कर रहे हैं अदनान आदिल साहब भी कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का जो रोल है उससे एक तरह से हम देख रहे हैं कि उसकी पर्दापोशी की जा रही है, तो आप समझते हैं कि इस बार कोई रिवायत कायम होगी और जो इल्ज़ाम उन पर जा रहा है उसके खिलाफ भी कुछ मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, सियासतदान भी और हुक्मरान भी हमेशा कोई ना कोई अपना जवाब जो है उसके लिए निकाल लेते हैं। और अब ये अगरचे रिपोर्ट में लिखा गया कि जो उन्होंने उस वक्त ये सब्सिडी देने का फैसला किया था उसका जवाब नहीं था, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस अंदाज में इमरान खान साहब उनकी पुष्टनाई करते हैं उस्मान बुज़दार साहब की, उसमें कोई उनके मुस्ताफी होने का मामला हो। भारत जहाँ तक ताल्लुक का कास्ट बढ़ाने की आप बात कर रहे थे, आप इससे ज्यादा बड़ा जुर्म क्या होगा कि वो 17% सेल्स टैक्स जो कि अवाम अदा करते हैं उसको भी उन्होंने अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल दिया। और उसके आप इसे वो बता रहे थे कि 1 रुपया बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट 5.2 अरब रुपए का पड़ता है। और यहाँ पे तो सूरत आ रही है कि उन्होंने 12 से 13 रुपए तक जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको आज खुद ही उसको बढ़ा दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 65-70 अरब रुपए जो हैं वो उनकी झोली में चले जाते हैं बगैर किसी, जिसको कहते हैं कि वो हल्दी लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा है, तो वो उनकी कमाई का ये इतना बड़ा जरिया है। और मैं ही समझता हूँ कि उनके असर रसूख को माजी में तो हमने देखा है, लेकिन अब अगर हुकूमत इस मामले में सिर्फ इस रिपोर्ट तक महदूद रहती है तो इसकी साख को बहुत झटका लगेगा। चाहे वो अपोजिशन के लोग हों चाहे वो हुकूमत के लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करना अब एक ठीक है। यकीन तौर पर भारी जिम्मेदारी होगी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, खुसूसन वज़ीर आज़म पर, क्योंकि उनकी जानिब से ऐलान भी किया गया था कि माफिया को बेनकाब किया जाएगा। बेहद शुक्रिया खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब इस अहम मामले पर अब अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। हैरान हूं कि मेरे खिलाफ इस तरह के झूठे इल्जामात लगाए गए। जहांगीर तरीन का ट्वीट सामने आया, लिखा कि मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ कारोबार किया, बर वक्त टैक्स अदा किया। पूरा मुल्क जानता है कि मैंने हमेशा आबादगारों को पूरी कीमत अदा की। हमारी मिल्स के कोई दो खाते नहीं, अपने ऊपर लगाए गए हर इल्ज़ाम का जवाब दूंगा। तो जहांगीर तरीन की जानिब से ये ट्वीट किया गया कि वो हैरान है कि उनके खिलाफ इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आज लगाए गए। जहांगीर तरीन का जो ट्वीट सामने आया उसमें यह भी लिखा है कि हमेशा ईमानदारी के साथ उन्होंने कारोबार किया, बर वक्त वो टैक्स अदा करते रहे, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पूरा मुल्क जानता है कि मैंने हमेशा आबादगारों को पूरी कीमत अदा की। चीनी बहरान रिपोर्ट के बाद जहांगीर तरीन का तहलका खेज इंटरव्यू देखिए नदीम मलिक लाइव पर आज 8:03 पर। तो जहांगीर तरीन जिनका ट्वीट भी अब से चंद लम्हात पहले सामने आया, इसी पर खुसूसी इंटरव्यू भी आप समा पर देख सकेंगे। अब से कुछ देर बाद 8:03 पर नदीम मलिक साहब को खुसूसी इंटरव्यू दिया है जहांगीर तरीन साहब ने, और आज जो डेवलपमेंट हुई है यकीनी तौर पर उस मुताल्लिक अहम सवालात हैं जिनके जवाब जहांगीर तरीन की जानिब से दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में कई बार कह चुके हैं आटे और चीनी के बहरान में चाहे कोई भी मुलव्वस हो उसे सजा दी जाएगी। इमरान खान का कहना था कि बहरान के पीछे एक माफिया है जिसका मुकाबला करेंगे। और वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का समा से खुसूसी इंटरव्यू। माफियाज के खिलाफ ये चीनी की रिपोर्ट पहली है, अभी और भी आएंगी। आटे पर भी रिपोर्ट बनेगी, सिमट पर भी बनेगी, माफिया को नहीं छोड़ेंगे। अली जैदी ने रिपोर्ट में जहांगीर तरीन के नाम पर गुफ्तगू करने से गुरेज किया। कहा आपको पता है जहांगीर तरीन हमारी पार्टी में किस पोजीशन पर थे। रिपोर्ट से वजीर आजम के लिए कोई मुश्किलात नहीं होगी। ये जो शुगर की रिपोर्ट है ये पहली है, अभी और भी बननी है। फ्लावर पे भी बनेगी, सीमेंट पे भी बनेगी। पूरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर का फैसला ये नहीं देख के करना कि कौन कितना पावरफुल है और हमारे से कितना करीब है। टोटल फैसला स्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ और सच के ऊपर फैसला करना है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, जहांगीर तरीन तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनसे क्या मुश्किल आती है। मेरा नाम भी अगर मैं गलत करूँ तो आना चाहिए, ये क्या बात है। आपकी 1 मिल में नुकसान हो रहा है, पता चला सब्सिडी ले लेके 4 मिलें हो गई आपकी। इसमें इंस्टीट्यूशनल इशू है क्योंकि FBI वाले वहाँ बैठते हैं, हर शुगर मिल के साथ वो भी इन्वॉल्व होते हैं। 68% बोला अफगानिस्तान, इतनी चीनी अफगानिस्तान में सारा जब अफगानी भाई हमारे चीनी खाते रहते हैं बैठ के। बॉर्डर प्रोटेक्शन कस्टम वाले, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। कार्टेल ऐसे नहीं चलता 2-4 आदमी से नहीं, ये पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, नीचे से लेके ऊपर तक चलता है। जो ऊपर बैठे वाले हैं उनका तो वो तो एक्सपोज हो गए हैं, नीचे वाले जो है इंशाल्लाह वो भी एक्सपोज रहेंगे।
किसान भूखा मर रहा है और यहाँ शुगर ओमनी ग्रुप आसिदारी ऐशी कर रहा है। फैसला किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, छोड़ना किसी को नहीं, बारी बारी सबकी आनी। खुसरो बख्तियार के भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने, पंजाब की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपोज की थी सब्सिडी। जबकि सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए शुगर कमीशन का दायरा इख्तियार बढ़ाया गया। सिंध हुकूमत ने माजी में जो सब्सिडी दी उसका फायदा सिर्फ ओमनी ग्रुप को नहीं, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के लोगों को भी हुआ। लेकिन असल मसला सब्सिडी नहीं, चीनी की कीमतों में इजाफा है, जिसका जवाब वजीर आजम, वजीर खजाना और असद उमर को देना चाहिए। हुकूमत ने 2018 में, 19 में और 2020 में किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी है। हमने जो सब्सिडी 2017 में भी दी थी, अब चूंकि एक तो मैंने रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी और दूसरा मेरे पास वो मुझे एग्जैक्टली फिगर्स याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि सिंध हुकूमत ने जो सब्सिडी दी वो सिर्फ किसी एक ग्रुप के लिए नहीं थी, तमाम शुगर मिल जो सूबा सिंध के अंदर काम करती हैं उनके लिए थी। और उसमें भी जो बेनिफिशरीज थे, उसमें जो मेजर बेनिफिशरीज थे उसमें ओमनी ग्रुप नहीं है, बल्कि शायद उसमें जहांगीर तरीन साहब भी बेनिफिशरी थे और खुसरो बख्तियार साहब का ग्रुप भी शायद बेनिफिशरी था। एग्जैक्टली हम आपको थोड़ी देर में जब ये पढ़ लेंगे रिपोर्ट हम आपको आगाह कर देंगे। लेकिन इस रिपोर्ट पे जो ज्यादा हैरत अंगेज चीज जो है हमें नजर आ रही है कि हमें देखना चाहिए कि ये तहकीकाती कमीशन बनाया क्यों गया था। 2020 में जब चीनी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी तो वजीर आजम साहब ने इस पर तहकीकात करने का फैसला करवाया और फिर ये शुगर कमीशन बन गया। अब अगर देखा जाए तो जो चीनी की कीमतें बढ़ी थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो चीनी हमारे पास थी पाकिस्तान में उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई और उस एक्सपोर्ट करने में पंजाब हुकूमत ने जो है वो सब्सिडी दी थी। अब पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी और क्यों दी? क्या उस वक्त जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने इस एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया था कि नहीं किया था? जो मुझे याद पड़ता है कि शायद महकमे ने इस एक्सपोर्ट की मुखालफत की थी। उनकी मुखालफत के बावजूद वफाकी हुकूमत ने, पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और फिर पंजाब हुकूमत ने उस एक्सपोर्ट पर सब्सिडी भी दी। तो अब अगर पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी, फेडरल गवर्नमेंट ने गलत तौर पर एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, उनकी वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ, उनकी वजह से पाकिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने 100 अरब रुपए उनकी जेब से निकलकर शुगर मिलों को चला गया। असल तो जिम्मेदारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है, वजीर आजम की है, असद उमर साहब की है, जहां हफीज शेख साहब की है, बोजार साहब की है। उनको शायद किसी तरह बचाने के लिए इन्होंने इस कमीशन का जो दायरा था वो 1 साल से बढ़ा के पिछले सालों में ले गए और उसमें उन्होंने घसीट लिया सिंध हुकूमत को। जो मैंडेट था कमीशन का उसमें सिंध हुकूमत ने जो सब्सिडी दी थी वो उसके अंदर शामिल ही नहीं थी। काश्तकारों ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट का खैर मकदम किया। वाइस चेयरमैन आबादगार बोर्ड महमूद नवाज शाह कहते हैं चीनी के कारोबार पर चंद खानदानों की अजारादारी खत्म होनी चाहिए। भारत की तरह काश्तकारों को भी छोटे कारखाने लगाकर शक्कर बनाने की इजाजत होनी चाहिए। हमारी उम्मीद तो यही है कि रिपोर्ट से बेहतरी आना जरूरी है और उसमें सबसे पहले इस इंडस्ट्री को हर किसी को इजाजत देनी चाहिए, जैसे हिंदुस्तान में है कि गुड़ की छोटी फैक्ट्री लगाए, चीनी की फैक्ट्री लगाए। अगर बेहतरी नहीं आती तो फिर ये तो रिपोर्ट किसी काम की नहीं होगी। ये बेहतरी आना इस चीज में बहुत जरूरी है। ये चीज तो फोकस में आई कि जो ये इस वक्त शुगर माफिया है उसने किस तरह से पाकिस्तान की जो फैसले जहाँ पे होते हैं उन सारी चीजों को किस तरह जकड़ के रखा हुआ है, इस हद तक तो हम मुतमईन हैं। क्या इस रिपोर्ट को बेहतर किया जा सकता था? हमारी नजर में हाँ, कुछ और भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन तीसरी और अहम तरीन बात इस चीज की है कि इसमें जो कुछ अहम नुकात हैं वो लेके और इसको बेहतरी की तरफ इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो चीनी और गन्ने का कारोबार है वो भी इम्पैक्ट ना करे। वज़ीर आला सिंध ने ईद सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहते हैं अवाम ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें। सरकारी टेस्टिंग के मयार पर मुराद अली शाह ने कहा कि टेस्ट में एरर आ सकते हैं, लेकिन माहिरीन ने बताया कि एक दिन मस्बत आने वाला टेस्ट दूसरे दिन मनफी भी आ सकता है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं सियासत करता हूँ। मैं बिल्कुल सियासत करता हूँ। मैं लोगों की जान बचाने के लिए सियासत करता हूँ। पहले दिन से मैं हकीकत पेश कर रहा हूँ। सरकारी अस्पताल से कराएं तो पॉजिटिव आता है, प्राइवेट से कराएं तो नेगेटिव आता है।
थी क्या मुझे शौक है किसी को कोविड देने का, या डाव को शौक है? इन टेस्ट में कुछ एरर तो होता ही है जो एक है, लेकिन मरीज एक दिन पॉजिटिव और अगले दिन नेगेटिव हो सकता है, और चांस फॉल्स नेगेटिव का जो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया वो ज़्यादा है। मैंने नए कपड़े नहीं पहने इस ईद पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई थी कि जब ऐसी बातें हो रही थी कि जी आपने नहीं सिलाने कपड़े और लोगों ने तो सिलाने। ये ईद डेडिकेट करते हैं हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे मीडिया लोगों के, ठीक है। और ईद सादगी से मनाएं, अपने घरों को ना जाएं, जो नमाज वगैरह के लिए SOPs हैं उन पे पाबंदी करें, और इसके साथ साथ मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो नेशनल लेवल पे भी ऐलान करें कि ईद सादगी से मनाई जाए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का फिर चांद खड़ा, कहा कि ईद इतवार को होगी। रूरत हिलाल कमेटी खत्म करने का फिर मुतालबा कर दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम उमूर सामने लाने का ऐलान भी किया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि ईद उल फित्र 24 मई को होगी, जबकि रोयत हिलाल कमेटी ईद 25 मई पीर को करना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ज़रूरी उमूर सामने लाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि ईद 24 मई को क्यों कर बनती है। ये भी बताऊंगा कि रोयत हिलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि साइंस के जदीद दौर में रोयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत ही नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।